उर्दू पर हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में बदहाल उर्दू की, दिल्ली जो कि उर्दू की भी राजधानी कही जाती थी और आज भी दिल्ली वाले अपनी उर्दू को अवध और दक्कन की उर्दू से बेहतर समझते हैं। वाकई समझना भी चाहिए, उनके फख्र करने की अपनी अपनी वजह है। लेकिन आज क्या हालत हो गई है दिल्ली में उर्दू की, उस पर हम बात कर रहे हैं। मौजूदा दिल्ली हुकूमत ने उर्दू की क्या गत बना दी है, उस पर भी तफसील से बात करना बहुत जरूरी है। और इसकी बानगी हमें स्कूलों में दिख जाती है, जहां पर पढ़ने वाले तो हैं लेकिन पढ़ाने वाले नहीं। वो गंभीरता, वो संजीदगी नहीं दिखाई गई। सैयद यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुशायरों में अगर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, मैं किसी एक सरकार का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मुशायरों को, इस तरह के मुशायरों को प्रमोट करने के लिए उर्दू के नाम पर इस तरह के मुशायरों को प्रमोट किया जाता है, इस तरह के प्रोग्राम को प्रमोट किया जाता है। ये जो उर्दू वैसे तो बड़ी मीठी ज़बान, शीरी ज़बान मानी जाती है, मोहब्बत की ज़बान मानी जाती है, लेकिन मुशायरों में हमने ख़ास फ़िक्र के शायरों को बुलाने की एक रवायत शुरू कर दी है और फिर दूसरी फ़िक्र को कोसने की रवायत शुरू हो गई है। नफ़रत आमेज़ बातें इन मुशायरों से होती हैं उर्दू के नाम पर। सिर्फ इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग, खास तौर से हमारे दूसरे जो हमवतन भाई बहन हैं, जो उर्दू को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्होंने दूरी बना ली। जो पहले मुशायरों में जाया करते थे, यही वजह कि खास मजहब के लोग ही उनका हिस्सा बनने लगे और वाहवाही होती है। और जो सस्ते किस्म के शायर हैं, बहुत हल्की उर्दू बोलने वाले शायर, लेकिन इस एक तरह से किसी फिक्र का मजाक उड़ाने वाले, उसको कोसने वाले, उसको सुनने के लिए वहां पर लोग पहुंचते हैं। ये कहीं ना कहीं मनसूबाबंद तरीके से साजिश की जा रही है, इस तरह का इंतजाम किया गया है और खूब पैसा बहाया जा रहा है सरकारों के जरिए। देखिए, अपनी राजनीति को बरकरार रखने के लिए और चमकाने के लिए जो मौजूदा सरकार है, उसने बहुत सारे हथकंडे, मैंने भी बहुत गौर से और बहुत नज़दीक से उर्दू अकेडमी को देखा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करी है। वहाँ के ऑफिसर बहुत शानदार हैं। जो ऑफिसर काम करने वहाँ पे आते हैं, जिसको इंचार्ज बनाया जाता है, वो अपने सारी चीज़ें बहुत शानदार तरीके से कोशिश करता है कि वो नीचे तक लेके जाए। वो प्रोग्राम्स जो दिए जाते हैं वो बच्चों तक पहुँचे, जो स्कूल के टीचर हैं उन तक पहुँचे। लेकिन जो ये पॉलिटिकल लोगों का अपॉइंटमेंट वहाँ होता है, या फिर पॉलिटिकल अगर किसी मंत्रालय से उसको अटैच कर दिया गया है, जो मंत्री देख रहा हो, वो खास करके जिस मुशायरे की आप बार बार बात कर रहे हैं, उसमें उसी तरह के शायर लाए जाते हैं जो मौजूदा सरकार पे, मौजूदा हुकूमत के ऊपर कटाक्ष कर सके, जो मौजूदा हुकूमत पे सवाल कर सके, जो मौजूदा हुकूमत का मजाक उड़ा सके, क्योंकि उनको अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने का एक बेहतरीन, उसमें उर्दू का इस्तेमाल अच्छे से हो जाता है। ऑफ कोर्स उसमें उर्दू का, देखिए जो शायर आते हैं वो उर्दू के अल्फाजों के साथ उनको वो सारी चीज़ें सामने लेके आते हैं। उनको लगता है कि हम तो बहुत शानदार कर रहे हैं। लेकिन मेरी ज़रा सी यहाँ पे एक आपसे डिफरेंस है सोच में। मुझे लगता है कि जो अवाम है उसको भी सोचना चाहिए। वो तो इस तरह के मुशायरे के लिए तो बेताब रहते हैं। रमज़ानों में इफ्तार की पार्टी अगर सरकार दे दे तो बेताब रहते हैं, सारा काम धाम सब कुछ छोड़ के वजीर आला और जो दूसरे मंत्री हैं उनके आमने सामने, उनके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। अगर वो इतना ही उनको फिक्र अपनी ज़बान को लेके अगर हो, और मुझे लगता है कि अब होनी चाहिए, जो रिपोर्ट अभी आई है, क्योंकि दिल्ली की जो खूबसूरती है, जो आप अभी भी बार बार अवध और दक्कन की बात जो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा फ़ख्र होता है उर्दू को लेके कि यहाँ की जो ज़बान के अंदर वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। जो बात कही जाती है, जिसमें अभी हमारी मैडम ने भी कहा कि शीन, काफ और फे का जो एक मामला है, वो उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, ना कि ज़रा सी भी इधर उधर जैसे और सूबों में और आप जैसे अलग अलग सूबे, हाँ, तो उसमें एक बदलाव आता है। लेकिन दिल्ली का जब कोई आदमी लोकल आपको उर्दू बोलेगा तो वो थोड़ा सा संभल के बोलने की कोशिश करता है कि वो सही से अपने आप को प्रेजेंट कर सके उर्दू जब वो बोलता है। लेकिन अब फिर वही हमारी जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो राजनीति है। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम एक ऐसे अंधकार में आके हमारी पूरी की पूरा सिस्टम, और बार बार मुझे कौम की तरफ आना पड़ता है कि उन्हें लगता है कि अगर हम मुशायरे में नहीं जाएंगे तो अगली बार पता नहीं चुनाव में हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या अगली बार हमें ये एकेडमी का वाइस चेयरमैन या एकेडमी में बहुत सारे मेम्बरान बनाए जाते हैं। किसको बनाएगा? जिसको उर्दू की जानकारी भी ना हो उनको बना दिया जाता है, जो वहाँ पे ज़्यादा देर तक मुख्यमंत्री के पास पहुँचे या डिप्टी सीएम के पास पहुँचे या मंत्री के पास पहुँचे, उनका उर्दू से कोई लेना देना नहीं होता है। और फिर वो दबाव जो वहाँ के ऑफिसर आते हैं, काम करते हैं, उनके ऊपर भी बनाते हैं। उनके पसंदीदा लोग होते हैं, पसंदीदा शायर बुलाए जाते हैं। ऐसे ऐसे शायर
शायर बुलाए जाते हैं जो जहर मतलब आपके सामने परोसते हैं, उन्हें लगता है समाज का ताना बाना। वो जो देखिए, लेकिन कई तो देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, रिकमेंडेड जी जी रिकमेंडेड, और उनको बुलाया जाता है। हमारी दिल्ली की जो साझी संस्कृति और विरासत है बहुत पुरानी है। पूरे देश की कल्चर को अगर किसी ने भी हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा होगा तो हमारी साझी संस्कृति और विरासत की जानकारी उसको होगी। मैं उनका एतराज सुन लेता हूं, लेकिन फरज जी एक सवाल जोड़ दूंगा कि उर्दू से प्यार करने वाला जो बड़ा तबका है वो मुशायरे से क्यों दूर हो गया? इस पर भी उर्दू से क्यों दूर हो गया? कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं जो उर्दू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं यहाँ कोट करना चाहता हूँ, वो बहुत बड़े पैमाने पे उर्दू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो शायर हो सकते हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं इस तरह की शायरी करके, लेकिन फनकार एक शायर चाहे हिंदी का हो, उर्दू का हो या किसी दूसरी लैंग्वेज का हो, एक बागियाना तेवर जो है ये उसकी फनकाराना सलाहियत नहीं बागियाना होती है। सुनिए, क्या बाबा नागार्जुन ने कविताएं नहीं मैं इमरान साहब इस नहीं लिखी जालिब ने नहीं लिखी, लेकिन जब औरंगजेब साहब का सामना हुआ था, बादशाह का सामना हुआ था उनका, तो उनका जो शेर बदल गया था वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं नहीं, गालिब साहब ने कसीदा लिखने से मना कर दिया था। अरे आप फिर आप थोड़ा सा एक बार और पढ़िए, लेकिन उन्होंने मैंने भी उनको थोड़ा बहुत पढ़ा है, जरा पढ़ लीजिए कि जब सामना बादशाह का हुआ तो किस तरीके से उन्होंने अशार पूरे बदल दिए। हम उसमें नहीं पढ़ना चाह रहे, हम मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वक्त में उर्दू को कैसे किस तरीके से बदल दिया था, एक बार पढ़िएगा जरूर। शायरी पढ़िए, अरे शायरी आप एक बार पढ़िएगा। मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि मैं अगर जो बात कह रहा हूँ उसमें मैं एक जरा सा भी शायर उसके तेवर बागियाना ही रहने चाहिए, मैं नहीं रहे, लेकिन सुनिए ना, बिल्कुल बायस ना हो। सुनिए तो, लेकिन जिस तरह से उसका इस्तेमाल अब किया जा रहा है ना, हुकूमतों के जरिए बाकायदा किया जा रहा है ना, वो खतरनाक है। और उसमें उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ा तबका, एक वर्ग उससे दूर हो गया। आप ये भी तो समझिए। हिंदी की कविता देखिए, हम वतन भाई बहन जो उर्दू को प्यार, मैं मुसलमानों भर की बात नहीं कर रहा, हम वतन भाई बहन जो उर्दू से प्यार करने वाले थे वो दूर हो गए ऐसे मुशायरों से। ये बड़ी कड़ी सच्चाई है। इमरान साहब आजादी से पहले जितने डॉक्यूमेंट्स थे हमारे सब उर्दू में लिखे जाते थे तमाम, चाहे वो मैं पंजाब में हरियाणा में 1.5-2 साल रही हूँ, मेरा डेपुटेशन पर गई हुई थी, और वहां पर एक वो नस्ल थी, कश्मीरी लाल जाकिर साहब हरियाणा उर्दू एकेडमी में लोगों को बुलाते थे, उसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू, इतने अच्छे राइटर्स थे, वो अफसाना निगार थे, शायर थे, और एक खूब महफिल जमती थी और मैं भी जाती थी, सेमिनार होते थे, और मैं देखती थी कि उनकी क्या उम्र है और ये नस्ल खत्म हो रही है। उस नस्ल के बाद दूसरी नस्ल उर्दू नहीं पढ़ रही। मैं हरियाणा, कौन सी सरकार आई, कौन सी उसमें सारी सरकारें बराबर की शरीक है। आपको मैं बताऊं कि पुलिस की जो डायरेक्टरी होती है उसमें से 150 अल्फाज उर्दू के निकाल दिए गए कि ये अब लोगों के समझ में नहीं आते, जबकि आप भी मीडिया में जानते हैं कि क्राइम रिपोर्टिंग हो या कानून की रिपोर्टिंग हो, उसमें ज्यादातर उर्दू के अल्फाज हैं और वो अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने ये अल्फाज को निकाला, आज भी उसका उसके लिए एहतजाज नहीं किया गया? कौन से वो लोग? उर्दू जबान की इस्तिलाही यूज हो रही है, वो निकाली गई। क्यों निकाली गई? और कौन लोग थे जिन्होंने देखा सामने खड़े होकर कि निकाल दी, उन्होंने आवाज नहीं उठाई? सुनिए, अब देखिए, वैसे हमारी बात चल रही थी टीचर्स पे, तो वहां पर आइए। मैं अच्छा, और एक मेरी समझ में नहीं आ रहा, जबान की बहस बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी। मैं चीजें नोट करके लाई हूं, अगर आप जबान की बात बहस करना चाह रहा हूं आज, ये तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये दिल्ली सरकार सोच पर बहस करना चाह रहा हूं, कैसे एक मंसूबाबंद तरीके से जबान को कमजोर किया गया, और उसको कहीं ना कहीं फिरके के साथ जोड़ करके उसका बेजा इस्तेमाल भी किया। जबान खड़ी बोली से निकली, हरियाणा दिल्ली और इन जगह से निकली खड़ी बोली। अगर इर्तिका पूरा देखेंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि उर्दू के इतिहास में खड़ी बोली से निकली और ये जबान सभी की होती चली गई, इसका इर्तिका ऐसी होता गया। जब धीरे धीरे इसका इस्तेमाल कम करते गया लोगों को, और खास करके कुछ एक वर्ग को मुतनफिर कर दिया गया इस जबान से कि ये जबान सीखोगे तो उस कम्युनिटी या उस समुदाय या उस वर्ग के हो जाओगे। इस वजह से इस जबान का किसने किया? दायरा श्रिंक होता गया, समाज ने नहीं, सरकार किया। अरे समाज की भूमिका तो कम, वही सवाल है, किसने किया? देखिए इमरान साहब, किसने किया? ये बहुत आसान होता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि जामा मस्जिद में आज एक भी उर्दू, जो आप बताइए, नहीं आप बताइए कि किसने किया? इसमें क्या अभी मौजूदा हुकूमत की दिल्ली के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट? नगर निगम स्कूल पे आइए, नगर निगम स्कूल जो जिस MCD के स्कूल से, उन पर बीजेपी का कब्जा है। जरा बताएं मुझे यासिर साहब कि कितने स्कूलों में आप उर्दू के टीचर्स आपने हायर किए हुए और कितने स्कूल में बच्चों को आप उर्दू पढ़ा रहे हैं? शोएब अभी हमारे साथ नहीं तो बता देते। मैं अभी आपको दे रहा हूं, श्री राम कॉलोनी खुरेजी के अंदर है,
40 लाख रुपए में उर्दू मीडियम स्कूल बन के खड़ा किया गया, वो पूरी बिल्डिंग, और अभी भी खाली पड़ी है वो बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग के अंदर अभी तक एक भी बच्चा नहीं आया, ना स्कूल का कोई स्टाफ रखा गया। क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि उर्दू। अरे नहीं, ये आप पता नहीं कहां से लाते हैं। अरे मेरी नहीं है न्यूज। अरे नहीं, आप सोर्स बताते नहीं, आप सोर्स शुएब रजा साहब से पूछ लीजिए, अगर शुएब रजा साहब पूछ लीजिए आप। मैं चाहूंगा अगर वो आ सकते हैं तो वापस आ जाए, बुलाया जाए इमरान साहब उनको, ताकि वो इस बात की तस्दीक कर सकें कि जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है या नहीं। ये है, इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत आसान था कि आपने आइसोलेट कर दिया दिल्ली सरकार को। अरे दिल्ली सरकार के अधीन अलग स्कूल हैं और एमसीडी के मातहत अलग स्कूल हैं, और दोनों की हालत। लेकिन मैंने जब दिल्ली सरकार का आंकड़ा आपके सामने रखा, टीचर के खाली पड़े हुए, आप उस पर कौन करेगा? वो दिल्ली सरकार करेगी ना। एमसीडी क्या करेगी? एमसीडी के स्कूल क्या कर रहे हैं उस पर आप कहने का मतलब वही हुआ ना। तो फिर वही तो है ना कि जो सरकारें जिस तरह के मुशायरे, मतलब प्रोजेक्टेड चीजें तो है ना। नहीं, आप एक प्रोजेक्टेड चीज की तो कहीं ना कहीं अपने ढंग से उसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज उर्दू अकेडमी भी है, दूसरी दिल्ली में उर्दू अकेडमी भी है, उर्दू एकेडमी भी है, एनसीपीएल भी है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ऐसे तो बहुत सारी हैं। देखिए, प्रमोट करना के लिए बहुत सारी चीजें बनाई सरकार ने, इसलिए मैं सरकार पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार में नहीं, मैंने तो उर्दू एकेडमी के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया। मैंने उर्दू एकेडमी के जो अफसरान है वो अच्छा काम करते हैं, मैंने बोले, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जबकि वो दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। लेकिन अगर आप राजनीति करेंगे, आपने एक खास तबके के साथ ये वायदा किया था कि हम उर्दू को, नहीं, आंकड़े आपका वो आंकड़े सही नहीं है ना। आपके सोच बताइए, आपने सिर्फ कह दिया, मैं आपको बता दूं, आप करा दीजिएगा, आप करा दीजिएगा। जोड़ने की कोशिश की जाए, आप अभी पीछे वाली डिबेट में एक आंकड़ा पेश कर रहे थे, वो गलत था। नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। आप पूरे हिंदुस्तान में जाके देखिए उर्दू की क्या हालत है। हाँ, ये दिल्ली सरकार नहीं, ये बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें गलती हमारी है। आप लाइब्रेरी में जाकर देखिए, लेकिन मुशायरों के और मैं बताऊं साहब और फरहत मैडम, मुशायरों के गलत इस्तेमाल पर आप दोनों से मुझे सही जवाब नहीं मिला। मुशायरों के गलत इस्तेमाल पर आप दोनों से मुझे जवाब नहीं मिला। ब्रेक ले रहा हूँ, सुनिए, ब्रेक ले रहा हूँ। मैं इस सवाल के साथ फिर लौटूंगा आपके पास और कोशिश करूंगा कि कुछ मिले। आप नहीं, अगर मेरे सवाल से मुतमईन नहीं तो उस पर भी जवाब दीजिएगा। दिल्ली में उर्दू की बदहाली के हवाले से ही हम, या इसके बहाने ही हम पूरे मुल्क में और हमारी जो कौम है या उर्दू को पसंद करने वाले लोगों का भी जो किरदार रहा है उर्दू को पीछे करने में, उस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात हो रही है। मुझे लग रहा है आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। और ये भी एक सच्चाई है इसी देश की, इसी मुल्क की, कि जिन लोगों ने उर्दू के जरिए शोहरत कमाई, नाम कमाया और बड़े बड़े खिताब हासिल किए, लेकिन उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और यहाँ पर भी अगर हिंदुस्तान में भी पढ़ रहे हैं तो उर्दू को उनके बच्चे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये भी एक सच्चाई है। मतलब एक पीढ़ी जिसने उर्दू से पाया वो भी अपने बच्चों को उससे नहीं जोड़ पाई, तो फिर बाकियों की तो आप बात छोड़ दीजिए। इस पर भी बहुत गंभीरता से बात करनी है। और फरहत जी को और असद खान साहब को मुशायरों के गलत इस्तेमाल को लेकर कुछ एतराज था, लेकिन मैं वहीं से अपनी चर्चा शुरू करता हूं, आप दोनों के पास आता हूं। देखिए, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ऐसा भी हो रहा है और ये उर्दू की छवि को ही खराब करने वाली चीज़ है, उर्दू को ही नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। इसलिए मैंने थोड़ा इसको लेकर के ज़्यादा गुफ्तगू कर ली। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ नाम है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो बिल्कुल उनका एक एजेंडा है कि हम इस तरह की शायरी करेंगे तो हमें कोई मुशायरे में बुलाएगा, हमारी तारीफ होगी। लेकिन मैं इस बात का इंकशाफ करते हुए ये फिर कहूंगी कि शायराना या कोई भी फनकार है उसको ये पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने बागियाना ख्यालात का, अरे सरकारें क्या हैं, खुदा की जात पर सवाल उठा देते हैं तशकीक शायर तो। मीर तकी मीर गालिब के खुद में लेंगे हम, इन परिजादों से लेंगे खुद में हम इंतकाम, कुदरत हक से अगर पूरे यहाँ हो गई, ये अगर जो है ये पूरी खुदा के मतलब जन्नत के उस मंसूबे के ऊपर शक है। तो ये शायरों का ये कितनी आज़ादी होती थी। अब कोई कुछ भी कहे, बाबा नागार्जुन ने कितने तेवर के साथ वो नज़में कहते थे, इमरजेंसी पर क्या नहीं लिखी गई, क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं लिखी गई, हिंदी में कविताएं या उर्दू में शायरी, ये शायरों को छोड़िए। लेकिन हाँ, जहां तक ये बात आपने दूसरी जो बात कही उसमें इंक्लूड मैं अपने आप को भी करती हूँ कि मैंने भी अपने बेटे को उर्दू नहीं पढ़ाई और उर्दू से बेबहरा है। और इस बात का मुझे सख्त मलाल है कि मेरे घर जो उर्दू की इतनी नायाब किताबें भरी पड़ी हैं कि मेरे मौत के बाद वो किताबें बाहर जाएंगी। ये मेरा बेटा कहता है क्यों रखी है, मैंने कहा बेटा इंतजार करो, मेरे साथ ये भी जाएंगी। मैंने भी
उसकी आप पहले ही वजह बता चुके कि रोजगार से, बच्चों के मुस्तकबिल से जुबान को जोड़ना होता है। हम लोगों ने कितनी परेशानियां उठाई हैं बीइंग कि हम उर्दू लिटरेचर पढ़ रहे हैं। हमारे साथ जिन लोगों ने हिंदी लिटरेचर में एमए पीएचडी की, उनको फटाफट नौकरियां मिल गई और उनके साथ ये हुआ कहीं वो हिंदी ऑफिसर हो गए, उर्दू ऑफिसर कोई नहीं हुआ आज तक। तो ये मतलब मीडिया में तो ये है कि चलिए आप उर्दू से आई हैं, आप हिंदी अखबार में, लेकिन किसी कॉलेज में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे लिए हिंदी संस्थान में सिफारिश की गई कि इनकी हिंदी उर्दू दोनों अच्छी है और इनको आप एक एज ए टीचर रखिए। बोले कि नहीं, इन्होंने तो बीए में इनके पास हिंदी नहीं थी तो हम नहीं रख सकते। ये जो सर्टिफिकेट की चीज आ गई। वैसे आप जब फिल्मों को सर्टिफिकेट देते हैं तो वो हिंदी फिल्म हो जाती है, ये हिंदी गाना हो जाता है। तो ये उर्दू के साथ बेईमानी है। दूसरी चीज ये है कि हिंदी और उर्दू दोनों के साथ हमारा आज का इस नस्ल का लाइफ स्टाइल बदला है। आप ये बताइए कौन कहता है बावर्ची खाना, कौन कहता है नेमत खाना, कौन कहता है गुसल खाना, कौन कहता है? हम क्या कहते हैं? वॉशरूम, किचन, बाथरूम, ये सारी चीजें बोलते हैं। मेरा पूरा इस पर एक पेपर तैयार है, सैकड़ों लफ्ज मैंने वो लिस्ट बनाई है कि ये मुस्तमिल ही नहीं है। कुछ तो मतरूक होते हैं कि हमने उन अल्फाज को छोड़ दिया, लेकिन यहाँ मुस्तमिल हमने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो वो जो एक जबान के साथ एक कल्चर होता है, जो उर्दू के साथ एक हिफ्ज़ मरातिब था कि मैं ये कहती थी मैं आपके दौलत खाने पर हाजिर होंगी और आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाइए। ये सिर्फ उर्दू का हुनर था। आज कितने लोग बोलते हैं, अगर मैं किसी से कहूं आपका इसमें शरीफ क्या है तो वो बहुत देर मेरा चेहरा देखेंगे कि ये क्या बोल गई। किसी से कहा कि आपका दौलत खाने पर आएंगे तो वो बोले कि नहीं, मेरा तो बैंक अकाउंट फला बैंक में है और उनकी मादरी जुबान उर्दू है। तो ये हाल किस लिए हो रहा है? उर्दू के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते थे वो और हिंदी के भी हैं। मैं अभी मैसूर गई थी तो हम लोगों ने उसी पे डिस्कशन किया कि हिंदी से ये अल्फाज निकल रहे हैं, उर्दू से ये निकल रहे हैं। हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू पता नहीं क्या लैंग्वेज बोलने लगे। लेकिन खैर ये भी एक बड़ी दिक्कत है। जी, लेकिन ये साहब आप कुछ सफर है, जुबानों का सफर कि आपको भी सुनूं। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि और मेरे विषय के साथ ही रहिएगा। मैं उर्दू पे ही, चूंकि आप अब उर्दू जबान पे फोकस कर रहे हैं, बिलमुकाबिल उनके के उनके टीचर्स का क्या मसाइल है या तलबा का क्या मसले हैं, ये सब चीजें अलग हो जाएंगी। नहीं, उस पे भी थोड़ा सा हूं मैं। और नहीं, आप इधर भी फोकस कर लिया इसी बहाने में। आपने सवाल की शुरुआत ये करी कि जो बागियाना रवैये हैं शोराए कराम के हमारे और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है मुशायरों के अंदर, तो देखिए हर फनकार अपना एहतजाज अपने अपने अंदाज में करता है। जो इससे अच्छी गजलें कह सकता है, जो शायर होता है वो अच्छे अंदाज में शेर में कहता है, कोई राइटर होता है, कोई लिखने का अंदाज होता है तो वो उस लिख के अपने एहतजाज को दर्ज कराता है, कोई ओरेटर बहुत अच्छा मुकर्रिर है तो वो तो क्या करता है। लेकिन जब धीरे धीरे ये कम्युनल होता जाता है ना तो दूसरा वर्ग भी दूर होता जाता है। देखिए, मैं बागियाना तेवर तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता समझ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल समझते हैं, फरका वाराना जो आप बात कर रहे हैं, जब वो सांप्रदायिकता हो जाती है ना तो फिर खतरनाक हो जाती है। कौन कौन कलर दे रहा है उसको, फिरका परस्ती का रंग कौन देने वाला है? जब हमने ये माइंडसेट बना दिया, ये जहन बना दिया कि ये जबान सिर्फ और सिर्फ फला तबके के लोग बोलते हैं और सिर्फ उन्हीं के हक है इस पे बोलने का, दूसरा ना तो उसको बोलेगा ना दूसरा उसको सीखने का उसके अंदर जज्बा होगा। आज मैं बता रहा हूं कि अगर उर्दू जबान बाकी है अगर हिंदुस्तान के अंदर, तो इनमें ये मुशायरे और ये मदारिस का ही रोल है कि जो कुछ बच्चे कुछ हैं। और जैसे आप देख लीजिए, आपका खुद का चैनल किस चीज का है? उर्दू का ही तो है, जी सलाम, जिसपे आपके स्क्रिप्ट जो है, रस्मुल खत जो है वो उर्दू में आती है सारी, ताकि जो उर्दू पढ़ने वाले हैं वो लोग उर्दू पढ़ पाते हैं आपके नीचे जो नीचे लाइन पे चल रही है। तो ये चंद चीजें ही रह गई हैं, महदूद जबान बन के रह गई है, महदूद फिरके में बन के रह गई कि सिर्फ मुसलमान ही इसके बोलने वाले हैं, वो इसके मुहाफिज हैं, वही इसके करते धरता है, बस वही इसको संभालेंगे और दूसरा इसके ऊपर कोई नहीं है। सबने अपनी अपनी मोनोपोली कर ली है। बल्कि ये मैं आपको बताऊं, मेरे लिए हिंदी भी उतनी अजीज है जितनी मेरे लिए उर्दू है, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए कि मैंने उर्दू में मुझे उर्दू आती है इसलिए मैं उर्दू पे ज्यादा वो करूं, नहीं, मेरे लिए हिंदी भी उतनी जबान अहमियत है। और किसी भी जबान को जब तक मैं आपको बताऊं कि जब तक आप रोजगार से नहीं जोड़ेंगे इमरान साहब, तब तक आप उस जबान की अहमियत और उसका, उर्दू एक सिर्फ जबान का नाम नहीं है, एक मैं और आपको ऐड करूं, उर्दू जब आप बोलते हैं तो ये अपने आप में पूरी एक तहजीब का नाम है। बिल्कुल। और उर्दू जो लफ्ज है ये कौन सी जबान का है? ये टर्किश लैंग्वेज का लफ्ज है। उर्दू जो हम बोल रहे हैं ये उर्दू टर्किश का है और उर्दू के माने क्या आते हैं? लश्कर के, गिरोह के।
और यहाँ जब हम उर्दू जबान बोल रहे हैं तो उर्दू अपने साथ कुछ तहजीबें भी साथ में लाती है, कुछ सकाफत जिसे कह सकते हैं आप, कि उर्दू के साथ साथ, जैसे आपको मैं मिसाल के तौर पे बताऊं कि जो लोग उर्दू बोलते थे, जो उर्दू के इस्तेमाल करते थे, तो उसमें से जैसे इन्होंने अभी अल्फाज के कि कुछ अल्फाज मतरूक होते गए, तो जानबूझकर जब आप हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से ऐसे अल्फाज निकलते जाएंगे तो नए लोगों के लिए वो जबान एक अजनबी बन के रह जाएगी। क्योंकि आज भी अगर बहुत बार ऐसे उर्दू के अल्फाज हैं जो इस्तेमाल कर दिए जाएं, अगर आप अपने एंकरिंग में, बल्कि आपका तो उर्दू का ही होता है, तो मैंने अक्सर नोटिस किया, ऑब्जर्व करा है, इस बात का मुशाहिदा किया कि आप उर्दू पे ही अल्फाज इस्तेमाल करने पे कोशिश करते हैं। लेकिन बाज़ जगह पे देखा गया कि हिंदी के चैनल्स हैं, मान लीजिए, वो उर्दू के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो सामीन कराम होते हैं उनको समझ नहीं आता कि कौन है। कि सुनने वाला समझता कि अलग जबान है, हमारे को समझ ही नहीं आई। वो कई बार आप देखें सोशल मीडिया पे जाके पूछते हैं कि इस जबान का, इस शब्द का आपने प्रयोग किया था, मगर उसका अंदोज होते हैं। नहीं, वो चूंकि इसकी शीरीपन की वजह से दुनिया में चंद लैंग्वेजेस हैं जो बहुत स्वीट हैं, उसमें से हिंदी है, एक फ्रेंच है, अगर आप फ्रेंच पढ़ेंगे उसमें वो बहुत ही स्वीट लैंग्वेज में से आती है। तो ये चंद लैंग्वेजेस है, सबको ये खिताब हासिल नहीं है कि सारी की सारी मीठी जबानें दुनिया की, कुछ ही जबानें हैं जिनको ये खिताब और ये एजाज मिला कि जिन्हें मीठी जबान होने का एजाज दिया गया। तो उसमें से एक उर्दू जबान भी है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस उर्दू जबान को जिंदा रखें, क्योंकि इसमें हमारा असासा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें और इसके लिए सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि समाज बशीर बदर साहब तो बात कर रहे हैं अब आप आइए, मैं आपको बताऊं की भी जिम्मेदारी, अभी आप शोरा कराम का नाम दिल्ली सरकार की तरफ से आपको कोई होता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से होता तो मुझे ये बताइए, वो नहीं आते, बशीर बदर साहब को बुलाया जाता है लेकिन वो नहीं आना चाहते, इस तरह की बशीर बदर साहब को शामिल भी नहीं होना चाहते, ना जवाब देना चाहते। साहब, ये बात आप सिर्फ उन लोगों से कहिए जो लोग डरते हैं, क्योंकि जिन्होंने वायदा किया है कुछ काम नहीं आना चाहते, मैंने वो सामने आके जवाब नहीं दे सकते। आपने मुझे कहा उर्दू से, आप यकीन माने कि हम लोग इसलिए उर्दू के चैनल्स पे आते हैं क्योंकि हमें भी लगता है कि बहुत एक अच्छे तरीके से डिबेट करते हैं, एक बड़ा सुनने में बहुत मोहब्बत सा और मोहब्बत बढ़ जाती है, क्योंकि हम बहुत खामोशी से, बहुत संजीदगी से और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को यहाँ पे एलैबोरेट कर लेते हैं कि हम किसी भी मुद्दे को बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। लेकिन आप उन लोगों से ज़रूर पूछिए, और मैं देखिए अब राजनीति इसमें सियासत को नहीं जोड़ूंगा, मुझे लगता है कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग कोशिश करें कि उर्दू को बचा के रखें। उर्दू बचनी चाहिए, हमारा एक ही एम होना चाहिए अब जिंदगी का कि उर्दू बचनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी हुकूमत, वजीर आला कहते हैं, वजीर आजम माफ कीजिएगा, कहते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। अगर हम तबके की खास बात करें तो अब जोड़ी दिया है उसी तबके से, तो कम से कम इस जबान को फरोग देने में भी अगर आपकी जबान को फरोग देने के लिए बहुत काम हो रहे हैं। मैं तफसील से बात कर लूंगा, तमाम ऐसे महकमे का नाम लिया है जहां पे काम चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आम आदमी पार्टी से भी अगर मेरे साथ कोई होता या सरकार का कोई नुमाइंदा होता, दिल्ली सरकार का, तो मैं बात करता, लेकिन मजाल है कि आ जाए, बुला लो, तो साफ मना कर रहे हैं, नहीं जवाब देना चाहते, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वरना वो भी अपनी बात रखते तो ज्यादा बेहतर होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों ने उर्दू को लेकर के गुफ्तगू की, ये बहुत इस प्रोग्राम की कामयाबी की एक बड़ी वजह बन सकती है।